हिंदी थोड़ा सा ढीला ढीली है तो आप लोग समझ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कारण क्या है, आसाम में हम लोग तो इतना हिंदी में बातचीत नहीं करता हूँ, लेकिन जब से मुझको बाहर आना पड़ा तब से थोड़ा थोड़ा मैंने हिंदी सीखने का कोशिश किया, तो इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा होगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। मंच में विराजमान हमारे बीच उपस्थित श्री शिवरतन शर्मा जी, हमारा स्टेट का कन्वेनर विधायक भी है, हमारा स्टेट बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ शासन का मंत्री रहे श्री केदार कश्यप जी, श्री अजय संदरकर जी, श्री दयालदास बघेल जी, विकास दीवान जी, धर्मजीत सिंह जी, हमारे उपस्थित भूपेंद्र सपनानी जी, डॉक्टर सचिन बघेल जी, लेखनलाल साहू जी, टोकन साहू जी, दयावर बांडे जी, हमारे बीच में उपस्थित मधु राय जी, हमारा साथ आए संजय श्रीवास्तव जी, सभा में विराजमान माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गणेश बाबा हमारा सामने जो भी रुकावट है सबको हटा देगा और भूपेश बघेल जी को तो जरूर हटा देगा, ये मेरा विश्वास है। आज हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन भी है, खास करके भारत की माताओं के लिए, बहनों के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में नया बिल लेके आया है कि हमारे जो लोकसभा और विधानसभा होगा, थोड़ी दिन बाद से ये लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए आसन संरक्षण किया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये नवागढ़ का पवित्र भूमि से फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ और पूरा देश का माताओं और बहनों का ओर से नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, आज हम छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए मैं असम से आया हूँ। ये परिवर्तन यात्रा मां दंतेश्वरी से शुरू हुआ था, बिलासपुर में इसका समाप्त होगा। मैं मां दंतेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। मैं असम से आया हूँ। असम भी मां कामाख्या का भूमि है और मां कामाख्या असम में विराजमान है। मैं असम वासियों का ओर से और मां कामाख्या का आशीर्वाद लेके आप लोग सबका कुशल मंगल है, यही भगवान के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे मिनी माता का भी असम जन्मभूमि है और केंद्र में हमारे मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी भी असम में छत्तीसगढ़ से ही किया था और मैं आप लोगों को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव भी आ रहा है। चुनाव का साथ साथ चुनाव प्रसार भी हो रहा है और छत्तीसगढ़ का लोगों का सामने चुनौती भी आ रहा है कि हमको एक नया सरकार बनाना है, बीजेपी का सरकार बनाना है और साथों साथ छत्तीसगढ़ का गौरव गाथा हमें दूर दूर तक लेके जाना है। आज कांग्रेस का सरकार बना था, जो भी वादा किया था भूपेश बघेल जी ने, आपका सब याद होगा। भूपेश बघेल जी अब भारत में जहां भी चुनाव होता है बघेल जी वहां तक जाते हैं। असम का चुनाव हुआ था, भूपेश बघेल जी एक
का। मैंने असम का जो कांग्रेस का भाई बंधु है वो लोगों को मैंने पूछा कि भूपेश बघेल जी यहाँ आ रहा है, बैठा हुआ है, आप लोगों को क्या बोला जाता है? बोले नहीं, हमको जो चुनाव का खर्चा अर्चा होता है थोड़ा सा देखभाल करने के लिए यहाँ आया है। आप क्या छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ का गरीब के लिए खर्चा होगा कि असम या हिमाचल का चुनाव के लिए खर्चा होगा? ये निर्णय आप ही करना पड़ेगा। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ में हमारे भूपेश बघेल जी बोले थे कि शराब को बंद किया जाएगा। अभी तो शराब को बाकी जो देश का प्रधानमंत्री है वो अपना गांव में, अपना घर में विकास रूपी गंगा लाने का कोशिश करता है, भूपेश बघेल जी शराब लेने का कोशिश करता है, हर घर में शराब पहुंचाता है। बाकी मुख्यमंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग गंगा लाते हैं, गंगा माया को लाने का कोशिश करता है और भूपेश बघेल जी शराब को घर घर ले आने का कोशिश करता है। और आप छत्तीसगढ़ का नाम पूरा देश में शराब घोटाला, कोयला घोटाला के लिए पूरा फेमस हो चुका है। मैं इसके लिए भी भूपेश बघेल जी को अभिनंदन करूंगा। आप ये पवित्र भूमि को कम से कम आप शिक्षा का भूमि ना बना पाया, हमारे बेरोजगार भाइयों को नौकरी नहीं दे पाया, तब कम से कम आप छत्तीसगढ़ को घोटाला का साथ जोड़ दिया। आपने बहुत बड़ा पाप किया, आपने महापाप किया, ये बात आप समझ लीजिएगा। भाई और बहनों, मैं जब यहाँ में आया, हर बार भूपेश बघेल जी का एक ही चुनाव के बाद होता है कि जो मैं धान खरीद करता हूँ उसमें मैं 600 रुपया फार्मर्स को देता हूँ, कृषक को मैं एक्स्ट्रा देता हूँ। भाई साहब, आप 600 देता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2100 देता है। 2100 रुपया नरेंद्र मोदी जी से आते हैं, आप खाली 600 रुपया देते हैं। आप 600 रुपया बोलता है मैंने दिया, तब साथ साथ में ये भी बोलो कि 2100 रुपया नरेंद्र मोदी जी दे रहा है। आप पूरा कहानी तो बताओ, आप पूरा कहानी बताओ, आधा कहानी क्यों बताते हो? आज अगर आपने 600 रुपया देता है, वो 600 रुपया से ही क्या कृषक धान बिक्री करता है? साथ में तो और 2100 रुपया मिलता है और वो 2100 रुपया नरेंद्र मोदी जी देता है, पूरा देश भर का कृषकों को देते हैं। तो आप जब कहानी बताता है तो पूरा कहानी बताओ, आधा कहानी मत बताओ। जैसे अभी मैं मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने 6,000 रुपया प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के लिए प्रधानमंत्री देते हैं और मध्य प्रदेश का सीएम साहब उनका साथ और 6,000 रुपया देता है। कुल मिला के 12,000 बन जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भी बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया देता है, मैं 6,000 रुपया देता हूँ। तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, आप भी बोलिए, धान खरीदने में प्रधानमंत्री जी 2100 रुपया देता है, आप खाली 600 रुपया देता है। ये पूरा कहानी आप जनता को सामने बोलो। भाई और बहनों, मैं असम से आया हूँ। असम बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, छोटा प्रदेश है। और भूपेश बघेल जी असम का चुनाव का समय असम में था। मैं चुनाव सभा में बोला करता था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूं और बीजेपी का सरकार आए तो मैंने 1 साल का अंदर में 1 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। आउटसोर्स नहीं, ठेका में नहीं, 100% सरकारी में नौकरी दूंगा। तो भूपेश बघेल जी मुझको हंस रहा था, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। मैं
युवती को सरकारी नौकरी में दाखिल कर दिया। पूरा जो सरकारी नौकरी है, कोई आउटसोर्स नहीं है, कोई ठिका ठुकी का काम नहीं है। आज मेरा गर्व हुआ, असम में बघेल जी बोला था कि ये असंभव है, लेकिन बीजेपी असंभव को संभव करके दिखाता है। यही बीजेपी का काम है। भाई और बहनों, भूपेश बघेल जी बोला था कि हम छत्तीसगढ़ का युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देता है, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट कब देगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेके मैं कितना दिन चल पाऊंगा? आप बोलो मैं 5 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, वो बात आपको बोलना चाहिए। नौकरी का नाम नहीं है। आप बोल रहे मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, मतलब मेरा बेटा बेटी जिंदगी भर बेरोजगार ही होते रहेगा, ऐसा बात आपने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और आप रोजगार देने का व्यवस्था कीजिए। आप बोलिए हमारा सरकार 5 लाख सरकारी नौकरी देगी, वो नहीं कर पा रहा है, और बोला है हम बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 लाख छत्तीसगढ़ में बेरोजगार है, 1 लाख लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देते हैं, और बाकी 9 लाख बच्चा का क्या होगा उसका ऊपर आपका कोई कमेंट नहीं है। 16 लाख बेरोजगार बेटा बेटी है। अभी मैं असम में एक नया काम करने जा रहा हूँ। असम में भी बेरोजगार है। अगले 23 सितंबर को मैं एक नया स्कीम लॉन्च करने जा रहा हूँ कि असम में जो बेरोजगार बेटा बेटी है उनसे पहला साल 2 लाख बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी जो मिला है, ठीक है, नौकरी मिलते रहेगा। साथ में वो बेटा बेटियों को मैं सरकार का ओर से 5 लाख रुपया करके दूंगा, वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए। 23 तारीख आप लोग टीवी में देखो, आप लोग व्हाट्सएप में देखो। असम में हम 3 कैटेगरी बनाया है कि जो लोग पढ़ा सुना करके बेरोजगार हुआ है उनको 5 लाख, ITI पास या जनरल जो स्टूडेंट है उनको 3 लाख रुपया मिलेगा। आप कारोबारी स्टार्ट करो। अगर आपका कारोबार शुरू हो गया, आगे जाके मैं बैंक से आपको लोन लेके दूंगा, उनका ब्याज भी मैं भरूंगा, लेकिन शुरू करने के लिए मैं आपको सीधा 5 लाख रुपया आपका बैंक अकाउंट में डाल रहा हूं। हम बेरोजगार भत्ता नहीं देता हूं, हम युवा और युवती को रोजगार देने का काम करता हूं। अब क्यों बेरोजगार बनाना है? छत्तीसगढ़ में अगर कोयला है, छत्तीसगढ़ में माइन से मिनरल से, अब पैसा मत खाओ तो छत्तीसगढ़ का हर युवाओं को आप रोजगार दे सकता है, ये मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, जब वाजपेयी जी ने ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाया था, उनका वही सपना था, लेकिन बेरोजगार रखेगा युवा युवती को, ये कभी वाजपेयी जी ने सोचा नहीं था। वाजपेयी जी का सपना यही था कि छत्तीसगढ़ एक संपन्न प्रदेश बनेगा और हर युवा युवती को रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, आज भूपेश बघेल जी ने कोई बड़ा सरकारी काम नहीं कर रहा है, खाली गांधी फैमिली को कैसे तेल मार सकता है वही उनका एकमात्र काम है। भाई और बहनों, आज मैंने मध्य प्रदेश से आया हूँ। सुबह मध्य प्रदेश का CM साहब ने एक नया स्कीम शुरू किया, 5 महीना हो गया, कि जितना माताओं है, जितना बहनों है, उनका बैंक अकाउंट में सीधा 1250 रुपया हर महीना बैंक का अकाउंट में जाएगा। लाडली बहना स्कीम बनाया है, गैस का दाम
भी 750 रुपया कर दिया। मोदी जी ने 700 किया, साथ में और 250 रुपया देके गैस का सिलेंडर का दाम भी मध्य प्रदेश में 750 रुपया किया और साथ साथ में 1.5 करोड़ माता और बहनों का अकाउंट में 1200 रुपया देने का शिवराज जी ने काम शुरू किया है। अगर घर में 3 बहू है तो 3 इंटू 1250 मतलब 3600 रुपया अभी अपना खाता में आ रहा है। आगे जाके शिवराज जी बोला है कि ये राशि मैं 3000 रुपया तक लेके जाऊंगा। भूपेश बघेल जी, आपने हमारा माँ और बहनों के लिए कौन सा स्कीम शुरू किया है उसका बारे में आप हमें बताओ। असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में भी हम हर महीना का 10 तारीख हमारा माँ और बहनों का 35 लाख माँ और बहनों का अकाउंट में हर महीना 1250 रुपया जमा देता हूँ, हर महीना 3 साल से। और दिसंबर महीना से ये राशि 100-150 रुपया तक बढ़ जाएगा। हमारा भी लक्ष्य 3000 तक पहुंचने का। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूँ, आपके पास सब कुछ है, भगवान ने आपको आयरन ore दिया है, आपको कोयला दिया है, सब कुछ दिया है। आप छत्तीसगढ़ का माँ बहन को आप क्या देगा उसका बारे में आप बताओ। खाली दारू शराब का दुकान खोलने से ही आपका जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाता है, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। भाई और बहनों, आज पूरा भारत में, हमारा देश में ये कांग्रेस ने एक सनातन विरोधी माहौल खड़ा किया है। आप छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश में जब कांग्रेस का सरकार फेल हो चुका है, अब कांग्रेस क्या कर रहा है, पूरा सारा देश भर में हिंदू विरोधी बयान देने में लग चुका है। ये लोग हिंदी गठबंधन किया, हिंदी सिंधी मिंदी पता नहीं क्या गठबंधन किया, लोग ने गठबंधन किया। और जब से गठबंधन किया वो लोग प्रतिदिन एक हिंदू विरोधी स्टेटमेंट देता है। पहले क्या बोला, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उनका बेटा ने बोला कि हिंदू धर्म मलेरिया और डेंगू है। फिर हमने बोला कि भाई ऐसा भाषा का प्रयोग आप क्यों कर रहा है, तो नेक्स्ट दिन उनका और एक मंत्री ने बोला कि हिंदू एड्स है। पहले बोला मलेरिया डेंगू, उसका बाद बोला एड्स है। फिर जब हम कांग्रेस को पूछा कि आप ऐसा बात क्यों बोलते हो, तब उन्होंने बोला, कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा ने बोला, जो कर्नाटक का मंत्री है, कि हिंदू ये दुनिया से ही खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा बयान दे रहा है आज कांग्रेस पार्टी का लोग। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहता हूं कि हिंदू भारत में 5000 साल पहले से था, हिंदू है और जब तक शान और सुरूज रहेगा तब तक हिंदू रहेगा। भाई और बहनों, आज हिंदू का खिलाफ वो लोग बोलता है, राहुल गांधी कुछ व्यवस्था नहीं लेते हैं। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई कांग्रेस का नेता भूल से भी मुसलमान का खिलाफ एक शब्द भी बोलता है, रातों रात उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते हो कोई मुसलमान का खिलाफ बोले, लेकिन आप हिंदू का खिलाफ क्यों बोलेगा? हिंदू को मलेरिया है, हिंदू क्या डेंगू है, हिंदू का एड्स है। आज भूपेश बघेल जी हो, राहुल जी हो, शुभ है। इसलिए
हिंदू सर्तन जुदा नहीं कर सकता है। उनका मालूम है कि हिंदू कुछ नहीं करेगा, अब हिंदू को गाली देते रहो। लेकिन भैया राहुल भैया सुन लो, हिंदू सर्तन जुदा तो नहीं करेगा, लेकिन जब चुनाव आएगा वोटिंग मशीन में कांग्रेस को सर्तन जुदा कर देगा, ये बात आप समझ लेना। हम वोटिंग मशीन में ही जो करना है कर लूंगा। आज यहाँ में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बोलते हैं हम भी हिंदू हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप हिंदू हैं, एक बार के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या के रामलला मंदिर में लेके जाओ, एक बार लेके जाओ। स्वाधीनता का 75 साल हो गया। कांग्रेस ने बाबर को पाला, कांग्रेस ने बाबर को बड़ा किया। 2017 में नरेंद्र मोदी आया, बाबर खलास और राम मंदिर का पुनर्निर्माण भाई को रामलला। अभी में आप छत्तीसगढ़ में आइए, देखिए राहुल गांधी मंदिर जाएगा, मध्य प्रदेश में जाइए राहुल गांधी मंदिर जाएगा, लेकिन भूल से भी वो रामलला का मंदिर नहीं जाएगा, कारण बाबर गुस्सा हो जाएगा, बाबर गुस्सा हो जाएगा। अब क्यों रामलला का मंदिर में आए हैं, इसीलिए सारे मंदिर में जाएगा, लेकिन रामलला का मंदिर में राहुल गांधी नहीं जाएगा। ये बोलता है कि बीजेपी क्या हिंदू का ठिकादार है? भाई हम हिंदू का ठिकादार नहीं है, हम तो हिंदू है। आप भी हिंदू बन जाओ, रामलला का दर्शन करके आ जाओ और आप भी हिंदू बन जाओ, आपत्ति क्या है? हम तो चाहते हैं कि 10 जनपद के अंदर में भी कोई रामलला का बहुत बड़ा मंदिर बन जाए, हम तो यही चाहता हूँ, हमारा तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोग वो कर नहीं सकता है, इसलिए आपका दिल में बाबर है। चुनाव का समय में ही आपको महाकाल का याद आते हैं, आपको हिंदू देव देवियों का याद आता है। और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, अब हिंदू को मलेरिया, डेंगू, एड्स बोलते हैं। भाई और बहनों, हमें हिंदू का ये संस्कृति को बचाना है, हिंदू सभ्यता को बचाना है। और जहां जहां हिंदू का खिलाफ कोई भी बात करेगा, हम तो अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं लेगा, लेकिन वोटिंग मशीन में वो पार्टी को सिखा देगा कि हिंदू का खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलेगा, वोटिंग मशीन में हम सर्तन जुदा कर देगा। पूरा सीधा बात है। आप लोग पूरा माहौल को समझिए और ये देश के लिए, ये भारत के लिए आप लोग सबको छत्तीसगढ़ में दोबारा बीजेपी सरकार को लाना है। भाई और बहनों, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ का जो विरासत है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है और छत्तीसगढ़ का जो भगवान ने छत्तीसगढ़ को जो दिया है, ये सब अगर अच्छा काम के लिए खर्चा किया जाएगा, छत्तीसगढ़ भारत का सबसे पहला विकसित प्रदेश बन सकता है, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं। प्रकृति ने सब कुछ दिया है छत्तीसगढ़ को, लेकिन भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को पीछे कर दिया। आज से 3 साल पहले तक छत्तीसगढ़ का जीडीपी असम से आगे था। 3 साल हो गया,
असम छत्तीसगढ़ से भी आगे निकाल गया। पहले छत्तीसगढ़ 17 नंबर में था, अभी हम लोग 17 नंबर में आ गया, छत्तीसगढ़ पीछे पड़ गया। वो कोई आनंद का बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत का पहला 5वां स्टेट तक पहुंचे, लेकिन इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? बेरोजगार भत्ता नहीं, आपको रोजगार मांगना पड़ेगा। आपको रोजगार मांगना पड़ेगा। और रोजगार कौन देगा? भूपेश बघेल आपको बेरोजगार भत्ता देगा और बीजेपी आपके लिए रोजगार का व्यवस्था करेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा हो, विश्वकर्मा जैसा स्कीम हो, पूरा भारत में आज लोगों के लिए एक कर्म यज्ञ को शुरू किया है। भूपेश बघेल जी का मन छोटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री का नाम है, इसीलिए उन्होंने गरीब का घर बंद कर दिया। अरे मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करो। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना बंद किया है तो मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करो, वो भी नहीं करता है। आज असम में हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाता हो, मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाता। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलता है, मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ना प्रधानमंत्री का आवास योजना चलते हैं, ना तो सीएम का आवास योजना चलता है। खाली दारू का दुकान का काम चलता है, खाली दारू का ठेका चलता है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे कैसे देश चलेगा? ऐसे कैसे समाज चलेगा? इसीलिए भाई और बहनों, ये बेरोजगार भत्ता देने वाला छत्तीसगढ़ सरकार को आप लोग सबने लोग में भेज दो और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार लाओ तो सबको आपके लिए रोजगार का व्यवस्था करेगा। मैं तो कभी कभी मोदी जी को बोलने का मन होता है कि मोदी जी एक बड़ा संदेहयान बनाओ और गांधी फैमिली को उधारी बैठ के संदेह में भेज दो, देश का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। पूरा देश का कोई समस्या ही नहीं रहेगा। ये देश का सारा समस्या हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन राजीव गांधी न्याय योजना आप चलाएगा। हमने नरेंद्र मोदी आवास योजना शुरू नहीं किया, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया। आपका क्या आपत्ति है? राजीव गांधी आवास योजना में अगर शुरू करता हो आप तो टपक के ले लेगा इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम होने से आप वो स्कीम को चालू नहीं करेगा। ये आपका क्या व्यवस्था है? आपका क्या पिता माता समाज ने आपको खाली गांधी परिवार का सेवा करने के लिए ही बनाया था? आपका क्या छत्तीसगढ़ का गरीब के लिए आपका दायित्व नहीं बनता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लाके गरीबों का घर बनाना? आप नहीं करते हो ये सब। कारण आपको एक ही देखता है कि टीएस सिंह सीएम नहीं बनना चाहिए, उसको ही सीएम बनने रहना चाहिए, तो इसीलिए गांधी फैमिली में घी ढालो, चक्कर ढालो, जो भी करना है उधारी करो। ऐसा राजनीति ठीक नहीं है, ऐसा राजनीति सही नहीं है, ऐसा राजनीति बंद हो जाना चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुआ है। होगा ना परिवर्तन? थोड़ा जोर से बोलिए, मोदी जी को सुनना पड़ेगा। परिवर्तन होगा कि नहीं? परिवर्तन होगा कि नहीं? आप लोग का जोश ठीक है, परिवर्तन होगा, मेरा विश्वास हो गया। एकदम होगा ही होगा, 100%। कमल को देखो, कमल में वोट डालो और छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे पहला नंबर का स्टेट बनाइए। यही मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं। भाई और बहनों, मैं जब मंच में था तो केदार भाई ने और बाकी लोगों ने मुझको बोला कि हमारा यहाँ का बहुत लोग कामाख्या जाने का मन करता है,
तो आपका ओएसडी का नंबर दे दो। हमने तो समझ बोला वो मेरा ओएसडी है, लेकिन आपको कामाख्या जाने के लिए किसी का नंबर लेना जरूरत नहीं है। मेरा सीएम ऑफिस का ईमेल में डालो कि हमको कामाख्या जाना है, बाकी व्यवस्था मैं करूंगा, ये मेरा जिम्मेदारी है। आप लोग को मैं पुनः आज गणेश चतुर्थी का ये पावन उत्सव में आप लोग को मैं दोबारा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आएगा, छत्तीसगढ़ में दोबारा छत्तीसगढ़ भारत को गौरवशाली करेगा, छत्तीसगढ़ भारत का पहला नंबर स्टेट बनेगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।